इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति में आए एक ऐसे भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, जिन बड़े चेहरों और पार्टियों का दशकों से राज था, वो अचानक से धराशायी हो गए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो हुआ है, वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि सत्ता के समीकरणों का एक बहुत बड़ा और नाटकीय बदलाव है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगर हम इन नतीजों को निष्पक्ष रूप से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इसे सिर्फ एक हार जीत कहना गलत होगा। एक्सपर्ट्स इसे एक राजनीतिक भूकंप कह रहे हैं और सच कहूं तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इन आश्चर्यजनक नतीजों ने जमे जमाए सिस्टम को जड़ से हिलाकर रख दिया है और दोनों ही राज्यों में एक बहुत बड़े झटके का काम किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले केंद्र की तरफ, पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक बदलाव। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता का यह जो बड़ा फेरबदल हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ ममता बनर्जी का 15 साल का लंबा और मजबूत शासन और दूसरी तरफ बीजेपी की एक बेहद निर्णायक जीत। एक ऐसी जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली है जिसने राज्य की राजनीति की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो सीटें कभी सत्ताधारी पार्टी का अभेद्य किला मानी जाती थीं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। मतलब खुद मुख्यमंत्री को अपने ही सबसे मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। और ये हार कोई 100-200 वोटों की नहीं है, पूरे 15,000 वोट। जरा सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां करता है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को इतने भारी अंतर से हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया है। ये बिल्कुल 2021 के नंदीग्राम की याद दिलाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। बंगाल में शुरू हुआ ये डोमिनो इफेक्ट। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सत्ता का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही जैसे बाहर हो गया है। जनता ने एक तरह से पूरे सिस्टम को ही नकार दिया है। शिक्षा मंत्री बसु दमदम से हार गए, वित्त और स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से, जल और सिंचाई मंत्री मानस रंजन भुइयां सबांग से और महिला व बाल विकास मंत्री शशि पांजा श्यामपुकुर से चुनाव हार गई। इतने सारे दिग्गज मंत्रियों का एक साथ हारना सच में अभूतपूर्व है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पश्चिम बंगाल के बिजली और आवास मंत्री अरूप विश्वास, जो डॉलीगंज सीट से लड़ रहे थे, उन्हें भी 6,300 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये एक के बाद एक हो रही हार इस बात पर पक्की मोहर लगाती है कि ये जनादेश कितना ऐतिहासिक रहा है। अब रुख करते हैं दक्षिण की तरफ, हमारा दूसरा केंद्र तमिलनाडु, जहां टूटा दशकों का एकाधिकार। आप तो जानते ही हैं कि दशकों से तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल बदल गई है। विजय का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना कोई छोटी बात नहीं है। इस नई लहर ने उस पुरानी और स्थापित द्विदलीय व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। और यहां का सबसे बड़ा झटका क्या रहा? एक मौजूदा मुख्यमंत्री का अपनी ही मजबूत सीट हार जाना। जी हां, एम.के. स्टालिन अपनी कोल्लूर सीट से अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गए हैं। सोचिए, ये वो सीट है जिसका प्रतिनिधित्व वो 2011 से लगातार सफलतापूर्वक करते आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। स्टालिन को हराने वाले टीवी के पार्टी के वीएस बाबू को लोग अब जायंट स्लेयर यानी दिग्गजों का शिकार करने वाला कह रहे हैं। और ये नाम उन पर बिल्कुल सटीक भी बैठता है। एक मौजूदा और इतने ताकतवर मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में हराना वाकई किसी भी नजरिए से एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। तो यहां सबसे अहम बात यह है, दक्षिण में करारी हार और मंत्रियों का पतन। अगर आप ध्यान दें तो दक्षिण में हो रहा ये बदलाव उत्तर में बंगाल के बदलाव से कितना ज्यादा मेल खाता है। तमिलनाडु में जल संसाधन और कानून मंत्री डुर्गन अपनी काटपाड़ी सीट पर तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। सोचिए, वो टीवीके और एआईएडीएम के दोनों उम्मीदवारों से पीछे रह गए हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को भी अपनी सिप्पिट विधानसभा सीट गंवानी पड़ी है। और पता है, स्वास्थ्य मंत्री की हार का अंतर कितना था? 28,514 वोट। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है। ये भारी भरकम आंकड़ा एकदम साफ कर देता है कि जनता का मूड क्या था। ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, बल्कि जमे हुए नेताओं को सत्ता से पूरी तरह बेदखल करने का एक स्पष्ट जनादेश था। इन सब बदलावों के बाद अब हम पहुंचते हैं एक खंडित राजनीतिक भविष्य की ओर। अगर हम इन दोनों राज्यों के घटनाक्रमों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है।
पुराने दिग्गज अब सत्ता से बाहर हैं और दोनों ही क्षेत्र एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। तमिलनाडु इस वक्त एक बेहद अहम और नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इतने बड़े बदलावों के बावजूद राज्य का जो जनादेश है वो अभी भी काफी अनिश्चित और खंडित स्थिति में है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहला कदम तो पूरा हो गया, यानी स्थापित डीएमके और एआईएडीएमके के एकाधिकार को तोड़ना, लेकिन दूसरा कदम सरकार बनाने के लिए जादुई आधे आंकड़े को पार करना वो अभी भी बाकी है। क्षेत्रीय सरकार बनाने के लिए विजय को और अधिक सीटों की सख्त जरूरत है। और यहीं से एक सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, इस खंडित जनादेश में आखिर वो कौन सी पार्टी होगी जो आगे आकर इस अंतर को भरेगी? नए गठबंधन कैसे बनेंगे और इन राज्यों में सत्ता के केंद्र में अगला कदम कौन रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इन दो राज्यों का बल्कि पूरे देश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है?